अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। आज हमारा टॉपिक है जिस पर हम इंशाल्लाह समझने और की कोशिश करेंगे जिसको वो है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, उसे HMP शंट का नाम भी दिया जाता है। अब हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट क्यों कहा जाता है, पहले तो हम इसको समझ लेंगे। अच्छा, इसमें जो हम पहले ये तय कर लेते होते हैं कि हमने ये कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, कि हमने इस लेक्चर्स के अंदर क्या समझना है। तो उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को पहले बता देता हूँ कि मैं एक तो हमने ये समझना है कि हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट है क्या, ठीक है, डिफाइन हो गया। उसके बाद हमने समझना है कि हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट हमारी बॉडी में होता है तो किस जगह पे होता है, कौन से आर्गन्स इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा देखना है कि उन आर्गन्स के अंदर जो सेलुलर साइट्स हैं वो कौन सी हैं। फिर हमने ये देखेंगे कि आया कि हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट जो नेचर ने इस पाथवे को स्टार्ट करवाया है तो एक उसका हमारे मेटाबॉलिज्म का एक हिस्सा है, आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ये भी समझ लेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि ये होता किस वक्त है, मतलब इसकी ज़रूरत कब होती है, तो ये भी समझ लेंगे। इसके बाद जो हमने समझना है वो ये होगा कि हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे होता है। इन तमाम जो टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए हम इसको समझते हैं इंशाल्लाह। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, एक तो हेक्सोस इसलिए है कि क्योंकि ये ग्लूकोज 6 फास्फेट से स्टार्ट होता है तो ये हेक्सोस है, इसको हेक्सोस कहा गया है। और इसके अंदर क्योंकि बाईफास्फेट नहीं है, सिंगल फास्फेट, एक फास्फेट अटैच्ड होता है तो मोनोफॉस्फेट ही इसलिए कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। और इसमें ये फ़र्क भी है कि उसमें बिसफास्फेट भी बनता है मगर इसमें सिर्फ मोनोफॉस्फेट होता है। अब हम इसको डेफिनेशन को इसको समझते हैं कि अगर हम इसको इंट्रोडक्शन भी कह लें, इसकी डेफिनेशन भी कह लें, तो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट ग्लूकोज का एक अल्टरनेटिव पाथवे है, जो अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे है। अब क्या है कि एक जो मैंने पहले ग्लाइकोलिसिस आपको समझाई थी, आप उस लेक्चर में देख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का हमारा पूरा एक जो है जो रिएक्शंस है, जो पाथवे है वो चल रहा है। उसके साथ एक अल्टरनेटिव पाथवे भी जो है ये भी ग्लूकोज का, यानी कुछ ग्लूकोज जो है वो अल्टरनेटिव पाथवे को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है और उस पाथवे के ज़रिए से एक नई प्रोडक्ट्स हमें जो मिल रही होती है वो क्या मिल रहा होता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो हम साथ देखेंगे। बस इतना समझ लें कि हमारा ये ग्लूकोज जो है HMP शंट है, ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म का एक अल्टरनेटिव पाथवे है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ग्लूकोज से हमें एक सिंपल लफ्ज़ों में, मतलब सादा से अल्फाज में हम समझें तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज 6 फास्फेट हमें देती क्या है, इससे हमें मिलता क्या है। ये इससे इसकी ब्रेकडाउन जब होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होने से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा और ग्लूकोज 6 फास्फेट से डिफरेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हासिल होंगे। कौन से? ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स, जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमें बहुत से इंटरमीडिएट हासिल होते हैं और उनके कौन कौन से फ़ायदे हैं वो भी आपको पहले बता चुका हूँ। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमें मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में एक देखें 3 फास्फोग्लिसरेट हमें मिलता है। इसके अलावा फ्रक्टोज 6 फास्फेट भी हमें मिलता है। ये ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट है, ये भी हमें समझ आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि ये HMP शंट जो है इसके अंदर ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, जबकि जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती। ग्लूकोज से पायरोवेट और पायरोवेट को कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने के लिए, फर्दर ऑक्सीडाइज होने के लिए उसको TC साइकिल के अंदर इंटर होना ज़रूरी होता है, मगर यहाँ पर इसके अंदर नो TCA साइकिल कोई रिक्वायर्ड नहीं है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कोई टाइप्स नहीं है, मगर इसके अंदर 2 रिएक्शंस मौजूद हैं। 2 रिएक्शन कौन कौन से हैं? एक हमारा ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है और दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। जो हमारे पहले 3 स्टेप्स होंगे ऑक्सीडेटिव के होंगे और बाकी जो हमारे स्टेप्स होंगे 7 तक वो हमारे क्या होंगे, नॉन ऑक्सीडेटिव। अब इसको ये भी कहते हैं कि जो नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है उसमें हो क्या रहा होता है, शुगर फास्फेट की इंटर कन्वर्जन हो रही होती है। वो मैं आपको जब पाथवे समझेंगे तो हम उसको समझा दूंगा।
अच्छा, इसके अलावा एक इस पाथवे की एक और करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, मगर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी खास करेक्टरिस्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। अब ये प्रोड्यूस कहाँ पे होगी ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद अब ये इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन थी, हमने समझ ली। अब कौन से आर्गन्स में होता है अब ये हम समझते हैं। तो ये आर्गन की जो लोकेशन है, कौन कौन से आर्गन्स में, वो आर्गन जहाँ पर ख़ास तौर पे लिपिड और स्टीराइड की सिंथेसिस होती है उनमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आरबीसी है। आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन आपको पता है किस चीज़ की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर्स की। तो वहाँ पर इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल स्टीराइड की वहाँ पर ज़रूरत है। अब ऐसे आर्गन्स जहाँ पर इन कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स की या लिपिड की खास तौर पे सिंथेसिस होनी होती है, उन आर्गन के अंदर ये एचएमपी शंट होता है। अब कौन कौन से आर्गन्स हैं उनमें से एडिपोज टिश्यू है, लीवर है, एड्रीनल कॉर्टेक्स है, इसके अलावा हमारे पास आरबीसी है और लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स हैं। वहाँ पे आपको पता है मिल्क प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स और स्टीराइड की सिंथेसिस होना ज़रूरी होती है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। और ख़ास तौर पे इन जो आर्गन्स में जो हमने जिक्र किए हैं कि ये वाले जो आर्गन्स हैं, इन आर्गन में जो रिएक्शन चल रहा होता है वो ऑक्सीडेटिव होता है। हमने कहा था ना दो तरह के, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। अब क्यों ऑक्सीडेटिव होता है, अब ये भी मैं आगे अभी बताता हूँ कि क्यों ऑक्सीडेटिव होता है मोस्टली इसमें। अच्छा, वो जो नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है वो मोस्टली उन जगहों पर हो रहा होता है जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स जहाँ पर होते हैं। अब रैपिडली डिवाइडिंग या रैपिडली ग्रोइंग सेल्स में आपको पता है कि बोन मैरो, अब वो थ्रू आउट द लाइफ उसका काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स, फैक्ट्री ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स। वो तो उसने तो हर सूरत बनाना है। स्किन के जो सेल्स हैं ये भी क्या होता है कि हर वक्त ग्रो हो रहे होते हैं। तो रैपिडली डिवाइडिंग या ग्रोइंग जो सेल्स होते हैं उनके अंदर खास तौर पे कौन सी रिएक्शन हो रहा होता है, वो नॉन ऑक्सीडेटिव एचएमपी शंट चल रहा होता है। अब क्यों होता है वो भी इसके भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें ये सारे के सारे हमने आर्गन तो देख लिए, लेकिन इनमें जो सेल्स होता है उनकी सेल की कौन सी साइड पर ये मौजूद होता है, उनमें ये कहाँ पर होगा, साइटोसोल्स में। ये सारे का प्रोसेस सेल के साइटोसोल्स के अंदर होगा। अच्छा, ये भी हो गया। अब बड़ी अहम बात है कि एचएमपी शंट हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी ज़रूरत ही क्या है। तो ये सारा का समझना, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है हमारी बॉडी के अंदर। अब हम वन बाय वन करके इसको देखते हैं। नंबर वन हम इसको देख लेते हैं कि राइबोज, फॉर एग्जांपल इसको छोड़ के हम देख लेते हैं। पहले राइबोज की प्रोडक्शन हमें मिलती है। अब ये पाथवे मेरे पास मौजूद है, तो ये इस पाथवे में यहाँ पर देखें हमें राइबोज 5-फास्फेट मिल रहा है। अब ये राइबोज क्या है, आपको पता है हमने मोनोसैकेराइड्स पढ़े थे, तो उसमें पेंटोज शुगर जो है हमारी वो क्या है, राइबोज है। तो हमें राइबोज यहाँ से हासिल होता है एचएमपी शंट से। और आपको पता है कि जो राइबोज है, राइबोज कहाँ पर यूटिलाइज होता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड डीएनए। वहाँ पर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज वहाँ पर यूटिलाइज होता है। अब जब तक क्या होगा कि राइबोज नहीं होगा तो डीएनए आरएनए नहीं बनेगा। जब डीएनए आरएनए नहीं है तो सेल्स होता ही नहीं है, सेल अपना फंक्शन ही नहीं कर सकता, उसका जीनोम ही नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन जो सेल के अंदर सारी की सारी जिसके अंदर मौजूद होती है वो आर्गन ही मौजूद नहीं है, आर्गेनेल ही मौजूद नहीं है। तो अब क्या होगा कि ये सेल बिल्कुल फंक्शन अपना नहीं कर सकता क्योंकि राइबोज नहीं होगी। तो इसका मतलब एचएमपी शंट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, दो चीज़ें खास तौर पे इस पूरे एचएमपी शंट में ये याद रखें। एक हमें मिलेगा राइबोज और दूसरे मिलेगी हमें NADPH। अब NADPH के बहुत सारे फंक्शन हैं। राइबोज का मैंने बता दिया। NADPH पहले क्या है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है, सेलुलर मेम्ब्रेन, उसकी इंटेग्रिटी, सेल की मेम्ब्रेन की जब तक इंटेग्रिटी नहीं होती, जैसी भी उसकी शेप है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास आरबीसी है, उसकी बाइकनकेव शेप है। अब बाइकनकेविटी को, जो उसकी मेम्ब्रेन को इंटेग्रिटी मतलब उसको एक ख़ास शेप की हालत में, उसको असल बाइकनकेविटी की हालत में ही बरकरार रखना, ये उसकी इंटेग्रिटी है। उसके अंदर किसका रोल है, NADPH।
अब वो NADPH सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को भी मेंटेन रखता है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा कि अभी कैसे मेंटेन रखता है। दूसरे नंबर पे क्या है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर ग्लाइकोलाइसिस, बहुत से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं, इसमें से जैसे मैंने आपको बताया 3-फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास, इसके बाद क्या है फ्रक्टोज 6-फास्फेट, ये हमारे पास क्या है कि ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि बायोसिंथेसिस, NADPH क्या करता है फैटी एसिड की सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के अंदर NADPH का अहम किरदार है। इसके गैर मौजूदगी में ये सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, मतलब कि अपना सही सिंथेसाइज नहीं हो सकते। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि रिडक्शन ऑफ द फ्री रेडिकल्स। NADPH का एक अहम काम, बड़ा अहम काम ये है कि जब भी ऑक्सीजन से के ये जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें से क्या हो सकता है सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं अगर ये रिड्यूस फॉर्म में NADPH ना हो तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो जाएंगे। अब NADPH इनको रिड्यूस फॉर्म में, इनको मतलब क्या कहते हैं, समझो हम जो इन सिंपल वर्ड्स में इसको कहूँ तो हम कहते हैं कि इसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं इन फ्री रेडिकल्स को। मतलब कि जो हमारी सेल है, मेम्ब्रेन है, उसको क्या करती है, अगर तो ये फ्री रेडिकल्स फ्री हो जाएं, मतलब रिड्यूस ना हो NADPH की वजह से, तो क्या होगा कि सेल को डिस्टॉर्शन कर देंगे, सेल की मेम्ब्रेन को लाइज कर देंगे। सेल की मेम्ब्रेन को लाइज करने के साथ साथ DNA और RNA और प्रोटीन्स को भी क्या करेंगे, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो सेल अल्टीमेटली क्या होगा, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका बहुत अहम फंक्शन है कि रिडक्शन ऑफ द फ्री रेडिकल्स। इसके अलावा रिड्यूस द ग्लूटाथायोन, ये और भी बहुत अहम है। इसका मैंने आपको बताया था कि ये सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को बरकरार रखती है, इसका मैं समझाऊंगा। तो सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी में क्या है, ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन क्या है, हमारा ट्राइपेप्टाइड है। अब ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये सेल की मेम्ब्रेन में, खासतौर पे RBC की मेम्ब्रेन के अंदर। अब इसमें ग्लूटाथायोन मौजूद है। जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है कि सेल की मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो जाती है। अब जो ग्लूटाथायोन अगर तो क्या हो रिड्यूस फॉर्म में, वो रिड्यूस फॉर्म में कैसे होगी, जब तक NADPH मौजूद नहीं होगा। NADPH ही क्या करता है, इस ग्लूटाथायोन को रिड्यूस कर देता है। अब जब ये रिड्यूस कर देता है तो एक तो ये काम करता है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ग्लूटाथायोन काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट जब रिड्यूस हो जाए तो एंटीऑक्सीडेंट में क्या होगा कि फ्री रेडिकल्स को क्या करेगी, ये दूसरा सेल को डिस्ट्रॉय नहीं होने देगी, नंबर 1। नंबर 2 क्या करेगी कि जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको फ्रेजाइल हो गया है, उसको एक स्ट्रांग इंटेग्रिटी देगी, स्ट्रांग एक सपोर्ट देगी उसको, जिसकी वजह से सेल की मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये हम देखेंगे कि ये हमारा सारे का सारा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, मैंने कहा ना ऑक्सीडेटिव नॉन ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा कि इस तरह से हमारी सेल की मेम्ब्रेन क्या होगी, डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगी। खास तौर पे आपने नाम सुना होगा मेडिकल के अंदर, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि आपने देखा होगा G6PD की डेफिशिएंसी हो गई है। G6PD की डेफिशिएंसी से हुआ क्या है, ओहो ये तो हीमोलिटिक अनीमिया हो गया है, हीमोलिसिस हो गई है। कैसे हीमोलिसिस हो गई है, ये देखें G6PD ग्लूकोज 6-फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जब ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, इस एंजाइम के ना होने की वजह से NADPH में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। NADPH जब रिड्यूस होगा तो क्या करेगा, वो ग्लूटाथायोन की ऑक्सीडाइज को, ग्लूटाथायोन को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस ग्लूटाथायोन क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को बरकरार रखेगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो इस तरह हमारा सेल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर G6PD डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सेल डिस्ट्रॉय होगा और हीमोलिटिक अनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा NADPH एक और काम, NADPH लीवर के अंदर मौजूद साइटोक्रोम P450 सिस्टम है। अब इस P450 सिस्टम को ये क्या करता है, हमारी जो डिफॉस्फोराइलेशन है ड्रग्स की है, मुख्तलिफ स्टीरॉइड्स की जो हम लेते हैं, उनकी डिफॉस्फोराइलेशन के लिए जो लिवर कर रहा होता है वो इस P450 सिस्टम की बुनियाद पे कर रहा होता है। और NADPH क्या करता है, इस सिस्टम को
क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर NADPH ना हो तो ये सिस्टम अपना सही काम नहीं कर सकेगा और क्या होगा कि हमारा जो ड्रग्स हैं उसके साइड इफ़ेक्ट भी लिवर उसको क्या करेगा, डिफॉस्फोराइलेशन उसकी नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसके बाद एक है कि NADPH का एक और अहम काम कि वो जो WBC हमारे इम्यून सेल का एक सबसे जो अहम सेल्स हैं वो हमारे WBC हैं। WBC में न्यूट्रोफिल भी हैं, मोनोसाइट्स भी हैं। ये मुख्तलिफ जो WBC हमारे हैं ये क्या करते हैं, इनमें से ख़ास तौर पे न्यूट्रोफिल जो है ये मोनोसाइट्स है, ये मोनोसाइट जैसे मैक्रोफेज जो, तो न्यूट्रोफिल हमारा क्या करता है, एक इनगल्फिंग सेल्स के तौर पे इसको जाना जाता है कि ये क्या करता है, बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है। तो NADPH WBC को सपोर्ट करता है बैक्टीरिया को इनगल्फ करके उसको किल करने के लिए। इतने अहम फंक्शन थे जो आज मैंने आपको बताए हैं कि ये HMP शंट नेचर ने हमारी बॉडी में क्यों रखा है। आइए हम ये सारे के सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, अब हम देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। अच्छा, प्रोसेस में हमने जो स्टार्ट करना है, क्योंकि HMP शंट अगर मैं मुख्तसर बताऊं तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, इंतहाई मुख्तसर ग्लूकोज 6 फास्फेट मुख्तलफ रिएक्शन से होता हुआ हमें जो फाइनल में जो एंड प्रोडक्ट मिलेगी वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट के 2 मालिक्यूल्स और एक मालिक्यूल हमें 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड का मिलेगा। तो ये मैं नीचे भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें ये मिला। ये इंतहाई मुख्तसर है कि HMP शंट में क्या रिएक्शन होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमें क्या हासिल होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। याद रखिए जो HMP शंट है वो ग्लूकोज से स्टार्ट नहीं होता, उसका पाथवे स्टार्ट यहाँ से होता है। लेकिन ये समझाने के लिए कि ग्लूकोज G6 फास्फेट कहाँ से आया, ये ग्लाइकोलिसिस के जो पहला स्टेप है ब्रेकडाउन हुई ग्लूकोज की, तो हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या हुआ, G6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट जब बन गया तो ये हमारा क्या होगा कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है HMP शंट। और HMP शंट का आगे हम देखते हैं कि ग्लूकोज 6 फास्फेट अब यहाँ से इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्यों कहा जाता है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एक अच्छा ग्लाइकोलिसिस और इसमें ये भी फ़र्क भी है कि इसमें जो पहला स्टेप है स्टेप 1 ही से ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, जबकि जो ग्लाइकोलिसिस है वहाँ पर स्टेप 1, 2, 3 ये सारे के सारे प्रिपरेटरी फेज होंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो पहला स्टेप है मैंने इसलिए लिखा है, ये पहला स्टेप हमारा यहाँ से हुआ। पहला स्टेप में ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुई, तो ऑक्सीडेशन के अमल के दौरान आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन रिलीज होगी। NADP उसको रिसीव करेगी और रिड्यूस कर देगी, NADP रिड्यूस हो जाएगी और NADPH में कन्वर्ट हो जाएगी। अब NADPH के कितने फंक्शंस हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए। अब जब ग्लूकोज पर रिड्यूस होकर NADPH बने तो बाय द एक्शन ऑफ G6PD ग्लूकोज 6 फास्फेट विल बी कन्वर्ट इनटू 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन। अच्छा, अब ये भी 6 कार्बन है हमारे पास, ये भी 6 कार्बन है। अच्छा, ये वाली बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, तो 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन से मुराद के इसके कार्बन नंबर 6 पर फास्फेट ग्रुप होने की वजह से इसका ये नाम दिया गया है। अब बाय द प्रेजेंस ऑफ 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलेज, अब इस एंजाइम की वजह से 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन विल बी कन्वर्ट इनटू 6-फॉस्फोग्लूकोनेट। अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस अमल के दौरान क्या होगी कि वाटर की एडिशन होगी। अब ये भी क्या है, ये भी हमारा 6 कार्बन है। अब यहां पर क्या होगा, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, ये हमारा थर्ड स्टेप है। पहला NADPH हमें यहां पर रिसीव हुआ और दूसरा NADPH हमें स्टेप नंबर 3 पर होगा। क्या होगा कि जब 6-फॉस्फोग्लूकोनेट इसकी प्रेजेंस में 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा राइबोज 5 फास्फेट। अब राइबोज 5 फास्फेट क्योंकि ये क्या है 5 कार्बन है, इसके कार्बन नंबर 5 पर फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। क्यों 5 कार्बन है कि ये 6 कार्बन था, यहां से एक कार्बन क्या हुई, एक कार्बन यहां से
रिमूव हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से 6 कार्बन की बजाय अब 5 कार्बन हो गया है। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्टेप होगा ये ऑक्सीडेशन था, मगर यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों? कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रिलीज हो रही है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज होकर NADP रिड्यूस होकर NADPH में कन्वर्ट हो रही है। अब ये जो प्रोसेस है 1 2 3, ये मैं कहूँगा कि ये जो स्टेप है ये हमारा रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन 1 2 3। इसके बाद जो 3 के बाद शुरू होगा पूरे का 4 से 7 तक, हमारा लास्ट तक, ये हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव है। तो ये बात मैं आपको कर रहा था कि जो हमारे इन ऑर्गन्स के अंदर जो हमने कहा था कि मोस्टली क्या होता है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है। क्यों? कि यहाँ पर NADPH हमें मिल रही है। अब NADPH मिलने के साथ साथ हमें यहाँ पर राइबोज, अब NADPH ज़्यादातर हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है। ये जो मैंने आपको सारे के सारे NADPH के फंक्शन बताए हैं। तो अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं बताना भूल गया आपको कि ये कब होती है, HMP शंट कब होती है, क्योंकि ये फंक्शन तो मैंने बता दिए थे। जिस सेल्स में जिस तरह का मेटाबोलाइट चाहिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन चाहिए, किसी सेल्स के अंदर अगर बहुत ज़्यादा डिवाइडिंग सेल्स होंगे तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर क्या चाहिए, डिवाइडिंग सेल्स में RNA और DNA चाहिए। तो RNA DNA के लिए कौन सा नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होगा, तो राइबोज हमें मिल जाएगी। जबकि दूसरे सेल्स में जहाँ पर लिपिड और स्टीराइड ने बनना है तो वहाँ पर क्या चाहिए, हमें वहाँ पर NADPH चाहिए ख़ास तौर पे, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये बात भी समझ आ गई। अब हम थे स्टेप नंबर 4 पर। राइबोज 5 फास्फेट से अब नॉन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस शुरू होते ही सबसे पहला जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 4, यहाँ पे आइसोमेराइजेशन होगी। अब आइसोमेराइजेशन में एक दूसरे के आइसोमर बनेंगे। अब आइसोमर कैसे बनेंगे कि राइबोज से यहाँ पर क्या होगा, आइसोमेराइजेशन के अमल में एपिमेरेज एंजाइम्स होगा। तो एपिमेरेज एंजाइम के रिएक्शन से ये कन्वर्ट हो जाएंगे ज़ाइलोज 5 फास्फेट में। अगर आइसोमेरेज एंजाइम रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा राइबोज 5 फास्फेट। राइबोज और ज़ाइलुलोज ये दोनों पेंटोज हैं, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया कि ये दोनों ज़ाइलोज या राइबोज 5 फास्फेट आ गए, तो ये 5 कार्बन है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं और दोनों 5 कार्बन है। अब ये ज़ाइलोज 5 फास्फेट, अब ये कीटो है और ये हमारा राइबोज एल्डो शुगर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ट्रांस कीटोलेज। अच्छा, इसमें एक और बात HMP शंट में बता दूं कि 2 ट्रांस कीटो रिएक्शन होंगे और एक एल्डो रिएक्शन होगा। अब पहला जो ट्रांस कीटो रिएक्शन है नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन की स्टेज पे, वो यहाँ पर हुआ 4 नंबर स्टेप पे, ट्रांस कीटोलेज एंजाइम्स, मगर इसको अपने एक्शन के लिए क्या चाहिए, कोएंजाइम थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये चाहिए। अब क्या हुआ कि ज़ाइलोज ने यहाँ पर 2 अपने क्या दिए, 2 कार्बन दे दिए राइबोज 5 फास्फेट को। राइबोज 5 फास्फेट अब जो एल्डो शुगर है ट्रांसफ़र किया कीटो ने राइबो को 2 कार्बन, ये 5 कार्बन थे, ये भी 5 का 2 कार्बन इसने इसको दे दिए और इस तरह से क्या बना, ट्रांस कीटोलेज के रिएक्शन के नतीजे में सीडो हेप्टोलोज 7 फास्फेट, ये कितने कार्बन है, ये हमारे पास 7 कार्बन है, क्योंकि 2 इसने इसको दे दिए थे। तो इस एंजाइम के रिएक्शन के नतीजे में ये 7 कार्बन वाला सीडो हेप्टोलेज 7 फास्फेट, इसके कार्बन नंबर 7 पर फास्फेट अटैच है। अब ये 7 कार्बन हो गया, टोटल 5 और 5 हमारे पास 10 थे, 7 ये हो गया और बाकी बच गया 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड और 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड आपको पता है कितने कार्बन होता है, ये हमारा 3 कार्बन होता है। अब 7 3 10 यहाँ पर हमें याद रखें। अब इसके बाद जो एंजाइम आएगा वो ट्रांस एल्डोलेज होगा। ट्रांस एल्डोलेज की वजह से यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो कीटो शुगर है सीडो हेप्टोलोज, ठीक है, ये क्या करेगी 7 कार्बन में से 3 कार्बन फिर दे देगी उसको एल्डो शुगर को। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 जब इसने इसको दिए तो ये 6 हो गए पूरे। अब इस ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम्स के नतीजे में हमारे पास एक और एल्डो शुगर, कौन सी, मगर हेक्सोज।
हेक्सोस, क्योंकि 3 कार्बन इसको और मिल गए थे, तो इस तरह से कन्वर्ट होके ये हमें फ्रक्टोज 6 फास्फेट, जो पहला फ्रक्टोज 6 फास्फेट है वो हमें रिएक्शन नंबर 6 पर हमें यहाँ पर रिसीव हुआ। उसके बाद जो बाकी बच गए थे 4 कार्बन, तो आपको पता है अरिथ्रोज 4 फास्फेट यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। अरिथ्रोज 4 फास्फेट हमारे पास क्या है, टेट्रा शुगर है, आपको पता है टेट्रोजिस है, तो ये 4 ये हो गए और 6 ये हो गए, 10, इस तरह 7 3 10 थे कार्बन। और यहाँ पर फिर से हमारे पास पूरे हो गए कि 4 कार्बन हमारे पास ये है और 6 कार्बन हमारे पास ये है, तो 6 4 10, इस तरह से कार्बन ये। फिर अब क्या हुआ, ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट जब हमें मिला तो यहाँ से फिर से एक नया रिएक्शन अपना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये बात हमने यहाँ पे की थी कि ये क्या करता है, हमें मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट देता है, डिफरेंट मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। और इनमें से क्या हो, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में यहाँ पे फास्फोग्लूको म्यूटेज एंजाइम आएगा और इसको क्या करेगा, फास्फोग्लूको आइसोमेरेज। अब इस आइसोमेरेज एंजाइम फ्रक्टोज 6 फास्फेट को ग्लूको 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूको 6 फास्फेट से नेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर। जैसे ये ऐसे है तो यहाँ पर फिर से एंजाइम आके ग्लूकोज, इस तरह से ये फिर से दोबारा से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज भी बन जाएगा, या ग्लूकोज 6 फास्फेट, क्योंकि यहाँ से आइसोमेरेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेट बना देगा। अच्छा, ये रिएक्शन तो यहाँ तक हमने स्टॉप किया, अगर मजीद होता है तो मैंने आपको सिर्फ वैसे समझने के लिए आपको बता दिया। यहाँ पर क्या होगा, अब जो स्टेप नंबर 4 पर जाइलोस बनी है उसके साथ दोबारा से क्या करेगा, यहाँ पर बनी हुई अरिथ्रोज इसके साथ रिएक्ट करेगी, प्लस अब अरिथ्रोज प्लस जाइलोलोज। अब अरिथ्रोज प्लस जाइलोलोज के दोनों के मिलने के नतीजे में एंजाइम दोबारा ट्रांसकीटोलेज आएगा। मैंने आपको बताया था कि 2 ट्रांसकीटो रिएक्शन होंगे और एक ट्रांस एल्डो रिएक्शन होगा। तो पहला ट्रांसकीटो रिएक्शन ये था, दोबारा ट्रांसकीटो रिएक्शन के नतीजे में क्या हुआ कि अरिथ्रोज और जाइलोलोज ये दोनों रिएक्ट करेंगी, तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलेगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट दोबारा बन जाएगा 6 कार्बन और 3 फास्फो ग्लिसरेट, ये 3 कार्बन है। अब ये देखेंगे जो अरिथ्रोज था हमारा, अरिथ्रोज क्या है हमारा, क्योंकि टेट्रोजिस था इसके 4 कार्बन थे। जाइलोस हमारा क्या था, इसके हमारे पास 5 कार्बन थे, ये मैंने आपको बताया। अब 4 और 5 9 कार्बन थे। अब 9 कार्बन वाले में से क्या हुआ, जब ट्रांस कीटोलोज एंजाइम ने रिएक्ट किया तो क्या हुआ तो एक तो हमें फ्रक्टोज 6 फास्फेट मिला जिसके 6 कार्बन थे, दूसरी तरफ हमें मिला 3 फास्फो ग्लिसरेट जिसके 3 कार्बन थे, और 6 और 3 9 और ये 4 और 5 9 ये कार्बन थे जो यहाँ पर डिवाइड होके हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये भी आपको पता क्या है, ये भी ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है और ये भी हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है। ये भी फर्दर रिएक्शन से दोबारा से ग्लूकोज 6 फास्फेट में आइसोमेरेज एंजाइम की वजह से दोबारा से ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इस तमाम प्रोसेस में आपने देखा होगा कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर तो हमने क्या कहा था कि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, एनर्जी हमें एटीपी की फॉर्म में मिली थी, मगर इस पूरे रिएक्शन में आपने देखा कि हमें कहीं पर एटीपी नहीं रिसीव हुई। तो इसलिए हम कहते हैं कि HF शंट में ना तो एटीपी यूटिलाइज होगी, जैसे ग्लाइकोलिसिस के पहले स्टेप में भी एटीपी यूटिलाइज हुई, थर्ड स्टेप में भी एटीपी यूटिलाइज हुई, तो 2 एटीपी यूटिलाइज होती हैं, तो ना इसमें एटीपी यूटिलाइज होगी और ना ही एटीपी बनेगी। मगर HMP शंट में मुख्तसर तारफ में हमें क्या हासिल होगा, हमें एक तो राइबोस पेंटोज शुगर हासिल होगी जिसका अपना RNA और DNA के अंदर फंक्शन है। दूसरे नंबर पे हमें क्या मिलेगा, NADPH जो रिड्यूस होकर बहुत सारे अपने सेल की मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी को बरकरार रखता है, फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करता है, ग्लूटाथायोन को रिड्यूस करता है, जिससे सेल जो है लाइज होने से बच जाता है। WBC के साथ क्या करता है, इम्यून सिस्टम में उसकी एनगल्फिंग में बैक्टीरिया की हेल्पफुल होता है। ये हमारा मुख्तसर सा तारफ था कि HMP शंट क्या है और किस लिए ज़रूरी है, कब होता है और हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारे के सवाल जो मैंने पहले आपको बताया था कि इन सवालों को हम कोशिश करेंगे कि कवर करें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब तक आपको इन तमाम बातों की समझ आ गई होगी। इस वक्त के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।